नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन करें। सबसे अहम है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना निकालें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं। जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, और ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद आज दोपहर 3 बजे देहरादून में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक होगी। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि इस बैठक में ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। देहरादून में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इसके पहले कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली थी और 4 महीने से भी कम वक्त में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट को वजह माना जा रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर ही चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जब एक ही साल बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट की वजह से भी अभी चुनाव कराने लायक परिस्थितियां नहीं मानी जा रही है। नेता चुनेंगे, उसके बाद हम राज्यपाल से मिलेंगे और उन्हें हम शपथ के लिए कहेंगे कि आप हमने नया नेता चुन लिया है, आप हमें शपथ के लिए सब हमें कराइए। तो वो कब जब भी हमें शपथ का समय देगा हम शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब बीजेपी नेतृत्व संतुष्ट है सर इस फैसले से? आपको लगता है हाईकमान से लेके यहाँ तक का नेतृत्व जो है? नहीं, देखिए, संतुष्ट और संतुष्ट का जब कोई संवैधानिक इस रूप में बात आई कि चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण कहा कि हम चुनाव नहीं करा सकते, तब ऐसी परिस्थिति में यही एक रास्ता था। और इस बेहद अहम मुद्दे पर इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं सुनील नवप्रभात देहरादून से, हमारे सहयोगी, और दिल्ली में मौजूद हैं नीरज कुमार। सुनील, लेकिन जो सबसे अहम बात कि आखिर ये तेजी से आगे बढ़ता सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड में आगे क्या और कब तक देखने को मिलेगा? देखिए प्रशांत, मैं अभी बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर के पास खड़ा हूँ। स्टेट हेडक्वार्टर में अभी चहलकदमी शुरू हो गई है। 3 बजे यहाँ पर पार्टी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। इसके लिए केंद्र से पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और डी पुरंदेश्वरी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी की, वो देहरादून पहुँच रही हैं। करीब 10:30 बजे वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे और 11 बजे वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उनके पहुँचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। इसीलिए ये 3 बजे का समय किया गया है, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है, मानसून का समय है, तो विधायकों को पहुंचने में देरी हो सकती है। इसके लिए 3 बजे का समय रखा गया है। 3 बजे बीजेपी के इसी स्टेट हेडक्वार्टर में विधायकों की मीटिंग होगी और इसमें जो विधानमंडल दल का नेता है, यानी कि जो नया सीएम बनेगा, उसके नाम की घोषणा इसी मीटिंग में कर दी जाएगी। जी नीरज, लेकिन कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत कुछ तो दिल्ली में भी तय होना है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में तय जरूर होना है। जो विधायक हैं उन्हीं में से भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे उनका चयन करेगी। तो ये तो तय है कि अब ऐसे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा जो कि सदन के सदस्य नहीं, जैसा कि तीरथ सिंह रावत के मामले में हुआ। तो आज वो विधायक दल के नेता की जब बैठक होगी, विधायक दल की जब बैठक होगी बीजेपी की तरफ से 3 बजे, तो उसमें कई नामों का प्रस्ताव आएगा। उस नाम में किस पर मुहर लगते ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और अपडेट है यहाँ से कि दिल्ली से मैं कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त हूँ प्रशांत, की यहाँ कांग्रेस पार्टी ने पूरी स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि 3 महीने के अंदर जो मौजूदा मुख्यमंत्री को इस्तीफे देने की नौबत लानी पड़ी और दूसरा मुख्यमंत्री अब शपथ लेगा। क्योंकि पिछले 5 साल में आपको याद होगा कि 2 मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तीसरे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, जबकि चुनाव महज 6 महीने की दूरी पर है। और नीरज, ये एक मौका मिल गया है विपक्ष को भी अब बीजेपी पर निशाना साधने का, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में तेजी से इस तरह का बदलाव भी देखने को मिला है। लेकिन इस्तीफे के बाद
तीरथ सिंह रावत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने पद छोड़ने की वजह को एक संवैधानिक मजबूरी बताया है। जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए। यद्यपि ये मैं मानता हूँ कि इसको जनता अच्छा नहीं मानती, बुद्धिजीवी भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा विकल्प आता है तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह का जो एक मैसेज होता है बार बार बदलाव का, उसको कम किया जा सकता है। इस डोईवाला से विधायक, आज विधायक दल की बैठक होगी तो आप इसमें मौजूद रहेंगे। जो बातें तलाशी जा रही है कि सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, दो मुख्यमंत्री लगातार पौड़ी गढ़वाल से, आप भी पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं और तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से, और मैक्सिमम मुख्यमंत्री गढ़वाल से आए। आपको लगता है कि इस बार कुछ सियासी समीकरण फेरबदल हो सकता है सर? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं, तो विधानमंडल दल को तय करना है कि किसको उनको अपना नेता बनाना है। विधानमंडल दल तय करता है कि उनका नेता कौन होगा और इसलिए विधायकों को ही इसके बारे में निर्णय लेना है। जब शाम को विधायकों की बैठक होगी तो विधायक उसमें निर्णय लेंगे। चर्चाएं ऐसी भी कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा सत्ता में वापसी करवाई जाए, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं और अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं भी। आपको इसको लेकर क्या मानना है? नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि ये तो विधानमंडल दल को निर्णय लेना है, विधायकों को निर्णय लेना है कि किसको अपना नेता वो चुनते हैं। तो आपने सुना, एक्सक्लूसिव हमारे साथ इस वक्त पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये बात राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं और ये बात कहीं ना कहीं तमाम लोग मानते हैं कि अच्छा संकेत नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और ये साफ हो चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 9 मार्च को इस्तीफा दिया और 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली। अब तीरथ सिंह रावत ने 2 जुलाई को इस्तीफा दिया और आज 3 जुलाई, आज तीसरा मुख्यमंत्री। और ये सबसे अहम बात भी है कि आखिर किस तरह की बात इससे लेकर अब की जा रही है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी इसे ठीक नहीं मानते बार बार मुख्यमंत्रियों को बदलना, किन परिस्थितियों में, और आखिर इस इस्तीफे के क्या मायने निकाले जा रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए प्रशांत, इस राजनीतिक अस्थिरता की लगातार चर्चाएं हैं, चाहे वो आम जनता की बात करें या सियासी गलियारों में बात करें। आपने 4-5 महीने के भीतर उत्तराखंड में 2 सीएम बदल दिए, तीसरा सीएम आप देने जा रहे हैं, और खासकर जब चुनावी साल हो, इस चुनावी साल को लेकर आम जनता को भी बेहद उम्मीदें होती हैं और किसी भी सत्तारूढ़ दल को भी उम्मीद होती है कि चुनावी साल में वो बेहतर परफॉर्म करे ताकि जब चुनाव में जाए तो उसका बेहतर रिजल्ट उसको मिल सके। लेकिन बीजेपी इस मायने में पूरी तरह से फेल रही है। उसे इसी चुनावी वर्ष में आप देख रहे हैं कि तीसरा मुख्यमंत्री पेश करना पड़ रहा है। इसका जरूर जो डेवलपमेंट है, राज्य का डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो पार्टी की अपनी जो गतिविधियां हैं, बीजेपी का जो अपना रोड मैप है, वो कहीं ना कहीं इस से प्रभावित होता है। और खासकर प्रशांत, अब जो तीसरा सीएम बनेगा, चाहे वो विधानमंडल दल से बने या कहीं से भी जो उनका नेता बने, लेकिन पूर्व की जो 4.5 साल का त्रिवेंद्र रावत का कार्यकाल रहा, 3 से 4 महीने का जो तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल रहा, इस सब का जिम्मा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव उसके एस्पेक्ट्स हों, जो नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब ऐसे में जबकि लगातार इस्तीफे का दौर लोगों ने देख लिया, विपक्ष को ये कहने का मौका मिल गया। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, कांग्रेस मुख्यालय के पास। नीरज, अब बतौर विपक्षी दल कांग्रेस की क्या भविष्य की रणनीति और इस घटनाक्रम को वो कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड के?
पार्टी तो इसे अपने आप में एक मौका मानती है और इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले तमाम वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पे हमला बोला कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा इतिहास रहा है कि वो राज्य में कई बार मुख्यमंत्री को बदलती रही है। पिछली बार भी जब बीजेपी सरकार में थी उत्तराखंड में तो इस तरह का वाकया देखने को मिला था। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले प्रशांत पूछा था कि आखिर दो नाम ऐसे कौन है जिनकी चर्चा सबसे अधिक है। सतपाल महाराज जो कि सरकार में मंत्री हैं, धन सिंह रावत जो कि विधायक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 1 साल से कम का वक्त बचा था इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस्तीफा देना पड़ा और दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अब नहीं बनाएगी जो कि विधायक ना हो, इस बात की संभावना अधिक है। इसीलिए दोनों नाम विधायक है जिनका मैंने जिक्र किया। दूसरी अहम बात, 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव में जब आप नया मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसी के चेहरे पे मैंडेट भी मांगेंगे राज्य के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में बीजेपी ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी जो कि विधायक हो ताकि उसके नाम पे मैंडेट माना जाए। नीरज, और इसी के लिए एक बेहद अहम बैठक भी आज होने जा रही है और तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज देहरादून में होने वाली इस बीजेपी विधायक दल की बैठक पर कांग्रेस की भी पैनी नजर है। और इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से भी यह बयान सामने आया। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है। विपक्ष को मौका मिल गया सुनील, लेकिन बीजेपी की ओर से क्या ठोस बातें कही जा रही है? देखिए प्रशांत, बीजेपी को इस पे कुछ बोलते नहीं बन रहा है सिवाय इस बात के कि राजनीतिक अस्थिरता और संवैधानिक मजबूरी के चलते मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा लिया गया या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन प्रशांत, आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, 10 सितंबर से पहले उनको चुनाव जीत कर आना था। इस बीच सल्ट का उपचुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री सल्ट के उपचुनाव से चुनाव नहीं लड़े। गंगोत्री सीट पर चुनाव की तैयारी चल रही थी, लेकिन ये बताया गया कि चूंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पहले भी बाई इलेक्शंस जो अन्य राज्यों में होने थे कोविड के चलते उसको पोस्टपोन कर दिया था, स्थगित कर दिया था। लिहाजा गंगोत्री के चुनाव पे भी, गंगोत्री में बाई इलेक्शन को लेकर भी एक अस्थिरता का, एक अनिश्चितता का माहौल यहाँ पर बना हुआ था। इसके लिए बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा ले लिया। लेकिन अब जो चर्चा है कि नया सीएम, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस बात की ज़्यादा संभावनाएं हैं कि विधानमंडल दल से ही बीजेपी किसी विधायक को, किसी सीनियर विधायक को जो पार्टी संघ से भी जुड़ा हो, उसके पास अनुभव भी हो, उसको मुख्यमंत्री का दायित्व। और सुनील, आज इसी के लिए एक बेहद अहम बैठक भी होने जा रही है और उत्तराखंड में नए सीएम के लिए 4 नामों की चर्चा अब तेजी से की जा रही है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सीएम पद की रेस में जिन नामों की चर्चा है उनमें अब मदन कौशिक का नाम भी शामिल हो गया है। साथ ही साथ सीएम पद की रेस में सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और धन सिंह रावत का नाम तो पहले से ही चर्चा में लगातार है, लेकिन अब एक और नया नाम जुड़ गया है, मदन कौशिक का भी, और इन 4 नामों पर चर्चा होगी। सुनील, नवप्रभात, अगर ये 4 नाम लगातार चर्चा में हैं, क्यों आखिर ये नौबत आई है और किन पर अब वहां के संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें चुना भी जा सकता है? देखिए प्रशांत, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2017 को जब सत्ता संभाली थी तो वो गढ़वाल से थे। गढ़वाल से ही मंत्री भी काफ़ी कुछ बनाए गए थे। इसके बाद जब तीरथ सिंह रावत ने सत्ता संभाली तो वो भी गढ़वाल से और पौड़ी से ही थे। इस बीच अब जब तीसरे मुख्यमंत्री की बात चल रही है तो इसमें ये भी माना जा रहा है कि इस बार पार्टी रीजन को चेंज कर सकती है और कुमाऊं मंडल से किसी सीनियर विधायक को, सीनियर लीडर को आगे कर सकती है। चूँकि
कुमाऊं में ये माना जाता रहा है, पार्टी का जो इंटरनल सर्वे भी हुआ है उसमें ये बात निकल कर आई है अंदर खाने कहीं ना कहीं कि कुमाऊं में जो पार्टी का पक्ष है वो बेहद कमज़ोर है। यही कारण रहा कि जब 27 से 29 जून तक जो बीजेपी की चिंतन मीटिंग हुई उसका सेंटर भी कुमाऊं किया गया, रामनगर में ये चिंतन बैठक हुई। इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि पार्टी इस बार कुमाऊं का रुख कर सकती है और कुमाऊं से कोई सीनियर लीडर इस पद पर उनकी घोषणा की जा सकती है। लेकिन अब इन नामों पर चर्चा होगी और मंथन के बाद उस नाम का ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन विपक्ष को अगर मौका मिला है नीरज, तो बहुमत तो अब भी बीजेपी के पास दिखाई देगा आंकड़ों में। भले ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा है, नया मुख्यमंत्री चुना जाना है, लेकिन किस तरह की गुंजाइश कांग्रेस इसमें देख रही है? देखिए, जब 6 महीने का चुनाव दूर हो, 6 महीने सिर्फ बाकी हो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में, तो कोई भी पार्टी हो, आज जो कांग्रेस हो या वहां आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि अपने पैर पसारे राजनीतिक तौर पे, या भारतीय जनता पार्टी भी अगर विपक्ष में होती तो 6 महीने का चुनाव बाकी है, 6 महीने बाकी, और ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं सोचती कि अपनी सरकार बनाएंगी, इस तरह की सोच नहीं रहती। और ऐसे वक्त में जबकि विधानसभा में आंकड़ा विपक्ष के पक्ष में बहुत ही कमजोर है, तो कांग्रेस पार्टी वहां कोई सरकार बनाने की नहीं सोच रही है। जनता के बीच आपको अपनी आवाज रखनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। अब आपको जनता के बीच अपनी दलीलों को मजबूती से रखना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं प्रशांत, की बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के अंदर जो है ये चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए वो गए हैं, अपना मुख्यमंत्री बदल रहे। बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्राथमिकता दी है, क्योंकि कानूनी तौर पे आप 1 साल के अंदर चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन कुछ उदाहरण पूर्व में ऐसे हैं जबकि अगर विभिन्न परिस्थितियों की वजह से चुनाव कराने की स्थिति न हो तो फिर वहां चुनाव कराया जा सकता है, अगर संवैधानिक संकट। लेकिन संभवतः इसे बेहतर विकल्प ना मान करके इस्तीफा मुख्यमंत्री का हो गया है, और 20 साल में ही 11 मुख्यमंत्री देख चुका है उत्तराखंड, और आज नया नेता चुना जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाकों के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। बिहार के दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार इमरान और नासिर को 9 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। एक दिन पहले ही दोनों को हैदराबाद से पटना लेकर आया गया और फिर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजे जाने के बाद दोनों आरोपियों को पटना के बेऊर जेल ले जाने के लिए कहा गया और वहां पर दोनों एनआईए की निगरानी में है इस वक्त। आज एनआईए की टीम दोनों से पूछताछ करेगी। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ जनक दवे अहमदाबाद में मौजूद हैं। चंद्रमोहन, अब जबकि पूछताछ आगे बढ़नी है, रिमांड मिली हुई है, क्या और ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए ताज़ा खबर यह है कि जो शामली से गिरफ्तारी हुई थी सलीम और कफील को, वो थोड़ी देर बाद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर इनको भी एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां की एनआईए के जो अधिकारी हैं वो रिमांड मांगेंगे और रिमांड मिलने के बाद फिर इन दोनों से भी आगे पूछताछ की जाएगी। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एटीएस जो है वो तैनात है, भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं और एयरपोर्ट की सुरक्षा अभी बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और एनआईए की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही कफील और सलीम यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से एटीएस ऑफिस ले जाया जाए दोनों को और फिर एटीएस कोर्ट एनआईए कोर्ट ले जाकर इनकी पेशी होगी और फिर आगे का रिमांड मांगा जाएगा। तो वहीं जो नासिर और इमरान हैं उनको आज एनआईए रिमांड पर आज से ले लेगी और उसके बाद उनसे भी पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड सलीम है, जिनको पहले शामली में हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद इमरान को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हुए और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद कल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था और आज अब से थोड़ी देर बाद सलीम और कफील पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद उनको और इनसे पूछताछ लगातार अब आगे बढ़ेगी। जनक दवे हमारे सहयोगी अहमदाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, एनआईए अब लगातार तफ्तीश कर रही है, एक के बाद एक कई और राज फाश हो रहे हैं। किस तरह का कनेक्शन और दिखाई दे रहा है अब तक की तफ्तीश में?
देखिए, ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि लश्कर की एक साजिश थी और लश्कर का जो हैंडलर है, जो भारत के जो ऑपरेशन देख रहा है, वो इकबाल खाना और राशिद खाना, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, वो इन दोनों को, चाहे वो सलीम की बात हो या उसके बेटे कफील की बात हो या फिर इमरान और नासिर की बात हो, ये चारों को बाकायदा वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब एनआईए के लिए जो सबसे बड़ी बात, और जो चंद्रमोहन भी बता रहे थे कि जो एनआईए ने जो रिमांड में जो बात रखी है, वो IT एक्ट के तहत कार्रवाई की भी बात कही गई है। ये इसलिए भी ये प्रशांत, क्योंकि जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन अब तक होता रहा था, जो बम बनाने की ट्रेनिंग जो इकबाल बाकायदा नासिर को दे रहा था कराची में बैठे बैठे, वो उन्होंने इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के इस्तेमाल किए थे, वो सारा कच्चा चिट्ठा अब जाके, चूंकि उसके IP एड्रेस, हालांकि वो VoIP इस्तेमाल कर रहे थे तो अलग अलग देशों का, लेकिन उसको जब रिट्राइव किया गया डेटा, तब जाके पता चला कि एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। साथ ही में फंडिंग का सबसे बड़ा मसला है, तो पाकिस्तान से जो फंडिंग आया सलीम को दिया गया और सलीम ने वहां, तो ये सारे चीजें ऐसे हैं जो अभी और जनक, ये तमाम वो कनेक्शन है जो पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं प्राथमिक तौर पर इस पूरी पूछताछ में। लेकिन एक और बड़ी खबर दरभंगा से ही जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार मोहम्मद सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम और कफील को आज पटना के NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि एक दिन पहले ही यूपी के शामली से सलीम और कफील को गिरफ्तार किया गया है और सूत्रों के मुताबिक जांच में पता यह चला है कि दोनों ही दरभंगा धमाके के मुख्य साजिशकर्ता थे। NIA कोर्ट से दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग भी करेगी। पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर पर आरोप है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ, उस लिक्विड बम को बनाने वाला नासिर ही है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि नासिर पाकिस्तान जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग भी ले चुका है। नासिर उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, लेकिन उसके कई पाकिस्तानी आतंकियों से सीधे कनेक्शन हैं। NIA ने इसके पास से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अब जबकि पाकिस्तानी कनेक्शन इस तमाम तफ्तीश में सामने आ रहा है, किस तरह की साजिश पूरी अब तक पता चल पाई है? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो ये इमरान और जो इनके भाई की गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों ने ही पार्सल जो है वो बुक किया था सिकंदराबाद से और पूरी ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने का प्लान था। और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें जांच के दौरान यह पता चला है कि जिस बोतल में ये केमिकल रखा गया था, उसमें सेंसर भी लगा हुआ था और यह प्लान था कि जैसे ही ट्रेन तेज़ रफ्तार में होगी, उसी दौरान ये सेंसर जो है वो सेंस करेगा और उसके बाद बोतल फटने के बाद एक ट्रेन में जोरदार धमाका होगा और फिर आग लगेगी, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा प्लान था जो जांच के दौरान बातें सामने आई है, उसमें यह पता चला है। लेकिन यह वहाँ पर ट्रेन चलते समय नहीं फट पाया और जैसे ही यह दरभंगा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा यह पार्सल, उसके बाद वहां पर धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई थी। साफ तौर पर NIA जांच में यह माना जा रहा है कि पूरे साजिश के पीछे लश्कर का हाथ है और इसके लिए 1,60,000 रुपए पाकिस्तान से सलीम के पास भेजा गया था हवाला के जरिए, जो इस धमाके में उपयोग हुआ है। और अब ये माना जा रहा है कि ED हो सकता है कि इस पूरे मामले की जांच आगे करेगी, क्योंकि इसमें पैसे लेन देन की बात सामने आई है। तो जाहिर सी बात है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और नई जानकारियां भी सामने आती जा रही है इस पूरे मामले में। पाकिस्तान का कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से किस तरह से हेल्प मिलती रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये मामला। वहीं इस पूरे मामले में गिरफ्तार इमरान के बारे में भी अब अहम जानकारी हाथ लगी है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि NIA की जांच में यह पता चला है कि इमरान ने ही हैदराबाद में ट्रेन में बम रखा था और इसके बाद उसमें धमाका हुआ था। इमरान भी उत्तर प्रदेश के शामली का ही रहने वाला है और हैदराबाद में वो काम करता है। दरभंगा में हुए पार्सल धमाके के बाद अब पुलिस भी पूरी तरह से चौकस हो गई है। पुलिस ने दरभंगा शहर में चेकिंग अभियान भी चलाया है। इस अभियान में दरभंगा पुलिस के खास दस्ते ने शहर से आने जाने वाली गाड़ियों को रोका है और उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इतना ही नहीं, बाइक सवार लोगों को भी रोक करके जांच पड़ताल की गई और पुलिस ने दावा किया कि दरभंगा स्टेशन पर हुए धमाके के बाद
अब किसी तरह की चूक नहीं हो, इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अपराध को रोकने के लिए माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग डीपी वगैरह, कमल वगैरह, जहाँ नवयुवक लड़के लगता है 3 आदमी हैं या जो संदिग्ध तरह के व्यक्ति हैं, उनको हम लोग चेक करते हैं। इससे आपराधिक दृष्टिकोण से हम लोग चेक कर रहे हैं वरीय पुलिस महोदय दरभंगा के निर्देशानुसार। जांच पड़ताल लगातार जारी है। चंद्रमोहन और जनक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। चंद्रमोहन, जो शुरुआती जांच पड़ताल है, किस तरह का लोकल कनेक्शन इनमें अब तक मिल पाया है? उनको हेल्प करने वालों के बारे में जानकारी मिल पाई हो? बिल्कुल, देखिए, जिसके नाम से पार्सल आया था उसकी तलाश अभी भी है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि वो इंसान अभी कहाँ है और किस हालात में है, लेकिन एनआईए की टीम और साथ ही बिहार एटीएस और जो जीआरपी की टीम है, जहां पर एफआईआर दर्ज हुआ था, वो भी टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है। तो वहीं जो मोबाइल नंबर उस पर अंकित था उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि जो व्यक्ति एयरपोर्ट नहीं बल्कि जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर जो व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, वो अंतिम बार उसका लोकेशन नेपाल बॉर्डर पर पाया गया था। ऐसे में वो व्यक्ति कहाँ पर है और वो नंबर कहाँ पर एक्टिव है, ये भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और अब इंतज़ार सलीम और कफील का है, जो दोनों लोग उत्तर प्रदेश से अभी यहाँ पर पटना एयरपोर्ट पर लाए जा रहे हैं और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। एटीएस की टीम यहाँ पर मौजूद है, एनआईए की टीम मौजूद है और जैसे ही कफील और सलीम दोनों यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ से इनको कोर्ट ले जाया जाएगा। तो सीधे तौर पर जो दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, उस समय सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिखाया था और उस समय ये प्रशासन भी मान रही है और साथ ही जो जांच एजेंसियां हैं वो भी मान रही है कि एक नंबर एक्टिव था जो तकरीबन 12 मिनट तक लगातार उस इलाके में कहीं बाहर बात कर रहा था और एक व्यक्ति वहां पर दिखा जो काफ़ी बेचैनी में दिखा है। तो उसकी भी तलाश की जा रही है। जब उसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि क्या उसका किस तरह का कनेक्शन इस पूरे मामले में है। लेकिन तफ्तीश आगे बढ़ रही है और आतंकी संगठनों से कनेक्शन इनका पता चला है। क्या और किस तरह के कनेक्शन अब तक के राजफाश हो सका है इसका, जनक? देखिए, अब देखना यही है, चूंकि ये बताया ये जा रहा है, एजेंसियों को जो शक है कि इनकी ये मंशा थी कि अगर इसमें ये कामयाब हो जाते हैं तो बिल्कुल इंडियन मुजाहिदीन का जिस तरीके से प्रशांत मॉड्यूल काम करता है, जैसे आपको पता है 2008 में जो अहमदाबाद में धमाके हुए, उसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उस पूरे मॉड्यूल को तोड़ दिया था। वो चाहे पुणे मॉड्यूल हो, उत्तर प्रदेश मॉड्यूल हो, अलग अलग तरीके से ये मॉड्यूल वहाँ पर काम करते थे। तो उसको अगर इसमें सक्सेस होते हैं तो इसी तरीके से मॉड्यूल पर काम किया जाए। लेकिन पहले ही जो प्लान था वो पूरा तरीके से विफल रहा और जो चारों लोग, उनको लग रहा था कि वो शायद नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन सीएसएल तेलंगाना की एक्टिवनेस के चलते इमरान और नासिर 2 पकड़े गए और उसके साथ ही काफिल और सलीम दोनों भी पकड़े गए। तो कुल मिला के जो लश्कर की साजिश की थी यहाँ पर बड़े पैमाने पर धमाका करके वहाँ पर हताहत करने की, वो कामयाब नहीं हो सकी और चारों के चारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से आतंकियों की ये मंसूबे नाकाम हुए हैं। लेकिन तफ्तीश लगातार जारी है और इनकी हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है बड़ी खबर। आगरा में एक नाबालिग लड़की के अवैध धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। न्यूज़ 18 के हेमंत उपाध्याय की खबर है कि नाबालिग लड़की को जयपुर ले जाया गया और फिर वहां उसके साथ निकाह किया गया। इस दौरान जबरन नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगा है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में नाबालिग का नाम बदल दिया गया और उसका एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया। फिलहाल नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मुख्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। मामले में हम तो कुरैशी बनने नहीं दूंगा। जो हिंदू है तो हिंदू बनेंगे और हिंदू रहेंगे जी। हम कुरैशी नहीं बनने दूंगा। वो उधर ले जा करके हमारे बेटी के आधार कार्ड बदल दिया और वो अपने कास्ट बना लिया और इसके नाम से इसके नाम भी बदल दिया, इसके भी कुरैशी बना दिया मेरी बेटी के। चाहता हूँ हमारे बेटी अब उसके पास जाएगी नहीं।
नाबालिग लड़की के पिता ने बताया कि किस तरह से जबरन अवैध तरीके से धर्म बदलवा दिया गया। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का है, जहां नाबालिग लड़की के अवैध धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि इस नाबालिग लड़की को पहले तो जयपुर ले जाया गया और वहां उसका निकाह करवा दिया गया। इस दौरान जबरन नाबालिग लड़की का धर्म बदलवाया गया। जानकारी के मुताबिक जयपुर में नाबालिग का नाम बदला गया और एक फर्जी आधार कार्ड इसके लिए बना दिया गया। फिलहाल नाबालिग लड़की के पिता ने अब पुलिस में शिकायत की है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की है और यूपी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए कई जगह दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा की यह घटना अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाए जाने का आरोप लगा है और अपनी नाबालिग बेटी का धर्म जबरदस्ती अवैध तरीके से बदलवाने का आरोप जब एक पिता ने लगाया, इसकी शिकायत पुलिस से की तो पूरी तफ्तीश में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अभी मुख्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। पुलिस भी कह रही है कि इसमें तलाश लगातार जारी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लड़की जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल की है, उसके परिवारजनों ने थाने पे आके कंप्लेंट दी थी कि कोई व्यक्ति ने जिसका नाम कासिम कुरैशी है उनकी बेटी को लेके गया था और जो है इन्होंने बाद में शादी भी की थी। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई थी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के 420 करना इत्यादि के मामले में, और जो मेन अभियुक्त हैं उसकी तलाशी हेतु टीम को रवाना किया गया है। आगरा पुलिस का कहना है कि पहचान छिपाई गई थी और अवैध रूप से धर्मांतरण के बाद ये निकाह हुआ है, इस तरह के आरोप लगे हैं और इसमें कार्रवाई आगे की जा रही है। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार कई जगह दबिश दी जा रही है। इस पूरे मामले में खुद नाबालिग लड़की के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में की है कि बेटी का धर्म जबरन परिवर्तित करवाया गया और इसे आगरा से सबसे पहले जयपुर ले जाया गया, फर्जी आधार कार्ड उसका बनाया गया, नाम धर्म बदल दिया गया और जब इसकी शिकायत पिता ने की है तब पुलिस ने कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, किस तरह की कार्रवाई और आगे और इस पूरे मामले में अब क्या आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल प्रशांत, की पीड़ित लड़की नाबालिग है और इसको आजाद नगर जो आगरा का वहाँ का मामला और इसे बकायदा जयपुर ले गया, वहाँ बहला फुसला कर इससे नाबालिग से निकाह किया गया और फिर इसका धर्मांतरण करा दिया गया, इसका नाम बदलकर निशा कुरैशी रख दिया गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसका आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से बना दिया गया और काजल यादव की जगह पर निशा कुरैशी कर दिया गया। तो इन सब को लेकर पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है और जो मुख्य आरोपी है पीड़िता के घर का वो वहीं पर रुका हुआ था और उसने पहले अपना धर्म छुपाकर उससे मिला और एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये धर्मांतरण कराया गया। जिस तरह पूरे देश में यूपी एटीएफ जांच कर रही है, अब तक 1000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, दर्जन भर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उसके बावजूद ऐसे जो मामले आ रहे हैं वो काफी बेहद चौंकाने वाले हैं। यूपी के सीएम की तरफ से कह दिया गया है कि ऐसे लोगों की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी, एनएसए लगाया जाएगा, किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब आगरा की घटना को लेकर भी गृह विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। 1980 जो एसीएस होम है उन्होंने डीएम और एसपी से इस पूरे मसले की रिपोर्ट मांगी है। प्रसाद अजीत, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में अब तक पता चल पाया? अगर ये आरोप लग रहे हैं कि साजिशन उसने ये सब कुछ किया है। देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले में जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो वहाँ एसपी सिटी है रोहन बोत्रे, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि जल्द ही हम उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे क्योंकि मामला गंभीर और सरकार की प्रायोरिटी पर है कि धर्म परिवर्तन कोई करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून लागू है। आप न बहला फुसला कर सकते हैं, न जबरन कर सकते हैं, न सामूहिक तौर पर धर्मांतरण कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती होगी क्योंकि वही सबसे अहम कड़ी है। उसमें इस विषय की भी जांच की जा रही है कि आगे क्या उसके साथ साजिश में और लोग भी शामिल थे, इन 4 के अलावा जिनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रशांत, शिकायतकर्ता इस नाबालिग लड़की के पिता ने किस तरह की शिकायत दर्ज करवाई है, क्या बताया इस पूरी घटना के बारे में? देखिए बिल्कुल पीड़ित के जो लड़की के पिता है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपनी बेटी को मुस्लिम नहीं बनना देना चाहते हैं, वो हिंदू ही रहेगी और उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाया गया, उसका
जो राशन उस आधार कार्ड है उसको बदलवा दिया गया और एक मुस्लिम युवक ने अपना धर्म नाम छुपाकर उसकी बेटी को बरगलाया और जयपुर ले जाकर उससे निकाह कर लिया और उसका नाम निशा कुरैशी बदल दिया। यानी ये जबरन धर्मांतरण का मामला है, लालच और लोभ है, तो इसमें बड़ी कार्रवाई की तैयारी यूपी पुलिस कर रही है। जी, लेकिन अब आगरा के जो स्थानीय विधायक हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल, वो भी कह रहे हैं कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो रही है और उचित दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की घटना बहुत वर्षों से लगातार चल रही हैं और हमारी योगी सरकार ने जो इसमें कठोर कदम उठाए हैं उसके कारण मामले खुलकर आ रहे हैं। जी, हमने थाना हरिपर्वत पुलिस को भी कहा है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी कहने जा रहे हैं कि इसके पीछे साजिश क्या है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी आगरा में इस नाबालिग लड़की के धर्मांतरण के मामले में हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है वो अब भी फरार चल रहा है। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार उधर सलाउद्दीन शेख से अब एटीएस के अभी और राज उगलवाने की कोशिश लगातार जारी है और इसीलिए एटीएस ने कोर्ट से सलाउद्दीन के रिमांड की भी मांग की है। एटीएस की इस याचिका पर आज लखनऊ की कोर्ट में भी रिमांड मांगी जाएगी और गुजरात से सलाउद्दीन को गिरफ्तार करके लाया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से धर्मांतरण के मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, अब उनसे पूछताछ आगे की जा रही है और एक के बाद एक कई और गिरफ्तारी की जा रही है। अवैध धर्मांतरण के मामले में यह आरोपी है, गुजरात से इस सलाउद्दीन को गिरफ्तार करके लाया गया है और अब इसे पूछताछ की जा रही है और एटीएस इसलिए आज रिमांड भी मांगेगी। लखनऊ की एटीएस कोर्ट में इसे आज पेश भी किया जाना है, लेकिन पिछले कई समय से इस तरह से अवैध रूप से धर्मांतरण का काम चल रहा था, ये आरोप इन पर लग रहा है और इसीलिए ये पूछताछ के लिए अब रिमांड भी मांगी जाएगी। वहीं कानपुर में पाकिस्तानी संस्था दावते इस्लामी के लिए फंडिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सूफे इस्लामी बोर्ड की शिकायत के बाद अब पुलिस ने कानपुर में कई ऐसी जगहों पर भी पैसा जुटाने के लिए रखे गए इस तरह के बॉक्स का भी पता लगाया है। जिस दुकान के बाहर ये बॉक्स रखे गए उस दुकानदारों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौसर हसन मजीदी ने डीसीपी साउथ को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी और इस शिकायत में दावा किया गया था कि शहर में इस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स चंदे के लिए लगाए गए हैं और इन बॉक्स में इकट्ठा होने वाला चंदा दावते इस्लामी को भेजा जा रहा है और उसी चंदे की रकम का एक हिस्सा धर्मांतरण के काम में खर्च किया जा रहा है। बोर्ड के एक पदाधिकारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें इस तरह की जानकारी सामने आई थी। इस प्रार्थना पत्र में जो बातें बताई गई हैं और उसके अलावा जो पुलिस जांच कर रही है, इस जांच की जानकारी में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुख्य रूप से पाकिस्तान की एक संस्था है दावते इस्लामी और उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इसी संस्था के ऊपर आरोप लग रहा है कि उससे जुड़े लोग ये अवैध रूप से फंडिंग कर रहे हैं। इसकी शिकायत बाकायदा की गई थी और शिकायत में ये बताया गया कि अलग अलग जगहों पर बॉक्स रखे जाते हैं जिसमें चंदा जमा किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आतंकवाद और अवैध रूप से धर्मांतरण में किया जाता है। बाकायदा इसकी शिकायत पुलिस को की गई थी और इसकी शिकायत भी की इस्लामिक बोर्ड के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने और उन्होंने बताया कि दावते इस्लामी किस तरह से अवैध रूप से धर्मांतरण के लिए फंडिंग कर रहा है, लोगों से पैसे जुटा रहा है। अवैध धर्मांतरण के मामले में हवाला के जरिए फंडिंग का मामला भी सामने आया है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि सलाउद्दीन से अब तक की हुई पूछताछ में हवाला के जरिए 13 लाख रुपए और फंडिंग का मामला सामने आया, यानी कि अब तक 42 लाख रुपए सलाउद्दीन उमर गौतम को हवाला के जरिए भेज चुका है। सलाउद्दीन के दफ्तर से जब्त की गई तमाम चीजें अब पड़ताल की जा रही है। उसकी कंप्यूटर हार्ड डिस्क से ये तमाम वित्तीय ट्रांजैक्शन का खुलासा होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि कुछ और जानकारियां मिलेगी। सलाउद्दीन के अकाउंटेंट से भी अब पूछताछ हुई है और उसमें कुछ अहम सुराग भी एटीएस को मिले हैं।
एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर हुआ यह बड़ा हादसा, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है और बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की इसमें जान चली गई है। लेकिन यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें दिखा कि कितना यह भीषण सड़क हादसा है। दिल दहला देने वाली यह घटना है मुंबई पुणे हाईवे की। बेकाबू कंटेनर और एक कार की टक्कर, लेकिन एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। हालांकि इसकी खबर की जानकारी मिलते ही वहां हाईवे पुलिस पहुंची है और डेल्टा फोर्स पहुंची है, देवदूत यंत्रणा, तमाम ऐसी मशीनरी वहां पर पहुंची, लेकिन यह हादसा बेहद गंभीर था। 3 लोगों की जान इसमें चली गई, एक ही परिवार के ये 3 लोग। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो उसी हाईवे पर लगा सीसीटीवी जिसमें कि यह घटना रिकॉर्ड हुई है। बताया जा रहा है कंटेनर चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। News 18 की वेबसाइट ने आज तक .com को पछाड़ दिया है।